विलायत पहुंचने पर पता चला कि गोखले तो पेरिस में अटक गए हैं। पेरिस के साथ यातायात का संबंध टूट गया है और कहना मुश्किल है कि वे कब तक आएंगे। गोखले अपने स्वास्थ्य के कारण फ्रांस गए थे, किंतु लड़ाई की वजह से वहां फंस गए। उनसे मिले बिना देश जाना न था और कोई कह नहीं सकता था कि वे कब आ सकेंगे। नाम देने वालों ने प्रसिद्ध डॉक्टर केंटली के अधीन घायलों की सेवा शुश्रूषा करने की प्राथमिक तालीम का श्रीगणेश किया। 6 हफ्तों का छोटा सा शिक्षा क्रम था, पर उसमें घायलों को प्राथमिक सहायता देने की सब क्रियाएं सिखाई जाती थीं। हम लगभग 80 व्यक्ति इस विशेष वर्ग में भर्ती हुए। 6 हफ्ते बाद परीक्षा ली गई, जिसमें एक ही व्यक्ति ना पास हुआ। जो पास हो गए उनके लिए अब सरकार की ओर से कवायद वगैरह सिखाने का प्रबंध किया गया। कवायद सिखाने का काम कर्नल बेकर को सौंपा गया और वे इस टुकड़ी के सरदार नियुक्त किए गए। इस समय विलायत का दृश्य देखने योग्य था। लोग घबराते नहीं थे, बल्कि सब लड़ाई में यथाशक्ति सहायता करने में जुट गए थे। शक्तिशाली नवयुवक तो लड़ाई की ट्रेनिंग लेने लगे, पर कमजोर, बूढ़े और स्त्रियां आदि क्या करें? चाहने पर भी उनके लिए तो काम था ही। वे लड़ाई में घायल हुए लोगों के लिए कपड़े वगैरह सीने काटने में जुट गए। वहां स्त्रियों का लाइसियम नामक एक क्लब है। इस क्लब की सदस्याओं ने युद्ध विभाग के लिए आवश्यक कपड़ों में से जितने कपड़े बनाए जा सकें उतने बनाने का बोझ अपने ऊपर लिया। सरोजिनी देवी उसकी सदस्या थीं। उन्होंने इस काम में पूरा हिस्सा लिया। मेरे साथ उनका ये पहला ही परिचय था। उन्होंने मेरे सामने ब्योंते हुए कपड़ों का ढेर लगा दिया और जितने सिल सकें उतने सिलाकर उनके हवाले कर देने को कहा। मैंने उनकी इच्छा का स्वागत किया और घायलों की सेवा के शिक्षा काल में जितने कपड़े तैयार हो सके उतने उन्हें तैयार करवा के दिए। धर्म की समस्या। ज्यों ही ये खबर दक्षिण अफ्रीका पहुंची कि हम में से कुछ ने इकट्ठा होकर युद्ध में काम करने के लिए अपने नाम सरकार के पास भेजे हैं, त्यों ही मेरे नाम वहां से 2 तार आए। उनमें से एक पोलाक का था। उसमें पूछा गया था, क्या आपका ये कार्य अहिंसा के आपके सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? असल में जिस विचारधारा के वश होकर मैं बोअर युद्ध में सम्मिलित हुआ था, उसी का उपयोग मैंने इस बार भी किया था। मैं इस बात को भली भांति समझता था कि युद्ध में सम्मिलित होने का अहिंसा के साथ कोई मेल नहीं बैठ सकता, किंतु कर्तव्य का बोध हमेशा दीपक की भांति स्पष्ट नहीं होता। सत्य के पुजारी को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। अहिंसा एक व्यापक वस्तु है। हम हिंसा की होली के बीच घिरे हुए पामर प्राणी हैं। ये वाक्य गलत नहीं कि जीव जीव पर जीता है। मनुष्य एक क्षण के लिए भी बाह्य हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते, पीते, उठते, बैठते सभी क्रियाओं में इच्छा अनिच्छा से वो कुछ न कुछ हिंसा तो करता ही है। यदि इस हिंसा से छूटने के लिए वो महाप्रयत्न करता है तो उसकी भावना में केवल अनुकंपा होती है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु का भी नाश नहीं चाहता और यथाशक्ति उसे बचाने का प्रयत्न करता है तो वो अहिंसा का पुजारी है। उसके कार्यों में निरंतर संयम की वृद्धि होगी, उसमें निरंतर करुणा बढ़ती रहेगी, किंतु कोई देहधारी बाह्य हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। फिर अहिंसा की तह में ही अद्वैत भावना निहित है, और यदि प्राणी मात्र में अभेद है तो एक के पाप का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इस कारण भी मनुष्य हिंसा से बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता। समाज में रहने वाला मनुष्य समाज की हिंसा में अनिच्छा से ही क्यों न हो साझेदार बनता है। 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ने पर अहिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का धर्म है कि वो उस युद्ध को रोके। जो इस धर्म का पालन न कर सके, जिसमें विरोध की शक्ति न हो, जिसे विरोध करने का अधिकार न हो, उसे युद्ध कार्य में सम्मिलित होकर उसका मुकाबला करने की शक्ति और अधिकार प्राप्त करना चाहिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने माना कि मेरे पास युद्ध में सम्मिलित होने का ही मार्ग बचा था। मैंने बंदूकधारी में और उसकी मदद करने वालों में अहिंसा की दृष्टि से कोई भेद नहीं माना। जो मनुष्य लुटेरों की टोली में उनकी आवश्यक सेवा करने, उनका बोझ ढोने, लूट के समय पहरा देने तथा घायल होने पर उनकी सेवा करने में सम्मिलित होता है, वो लूट के संबंध में लुटेरों जितना ही जिम्मेदार है। इस तरह सोचने पर फौज में केवल घायलों की ही सार संभाल करने में लगा हुआ व्यक्ति भी युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। पोलाक का तार मिलने से पहले ही मैंने ये सब सोच लिया था। उनका तार मिलने पर मैंने कुछ मित्रों से उसकी चर्चा की। युद्ध में सम्मिलित होने पर मैंने उसे अपना धर्म माना, और आज भी इस प्रश्न पर मैं सोचता हूं तो मुझे उपयुक्त विचारधारा में कोई दोष नजर नहीं आता। ब्रिटिश साम्राज्य के विषय में उस समय मेरे जो विचार थे उनके अनुसार मैंने युद्ध कार्य में हिस्सा लिया था, अतएव मुझे उसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। गोखले की उदारता। विलायत में मुझे पसली की सूजन की शिकायत हुई थी। इस बीमारी के समय गोखले विलायत आ चुके थे।
उनके पास मैं और कैलनबेक हमेशा जाया करते थे। अधिकतर लड़ाई की ही चर्चा होती थी। कैलनबेक को जर्मनी का भूगोल कंठाग्र था और उन्होंने यूरोप की यात्रा भी खूब की थी। इससे वो गोखले को नक्शा खींचकर लड़ाई के मुख्य स्थान बताया करते थे। जब मैं बीमार पड़ा तो आहार के मेरे प्रयोग तो चल ही रहे थे। डॉक्टर जीवराज मेहता मेरी सार संभाल करते थे। उन्होंने दूध और अन्न लेने का बहुत आग्रह किया। शिकायत गोखले तक पहुंची। फलाहार की मेरी दलील के बारे में उन्हें बहुत आदर न था। उनका ये आग्रह था कि आरोग्य की रक्षा के लिए डॉक्टर जो कहें सो लेना चाहिए। गोखले के आग्रह को ठुकराना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। जब उन्होंने खूब आग्रह किया तो मैंने विचार के लिए 24 घंटों का समय मांगा। सारी रात मैंने सोच विचार में बिताई। यदि समूचे प्रयोग को छोड़ देता तो मेरे किए हुए समस्त विचार मिट्टी में मिल जाते। उन विचारों में मुझे कहीं भी भूल नहीं दिखाई देती थी। गोखले को डर था, पर मुझे विश्वास था कि वे मेरे निश्चय का आदर करेंगे। शाम को नेशनल लिबरल क्लब में हम उनसे मिलने गए। उन्होंने तुरंत ही प्रश्न किया, क्यों, डॉक्टर का कहना मानने का निश्चय कर लिया ना? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं सब कुछ करूंगा, किंतु आप एक चीज का आग्रह न कीजिए। मैं दूध और दूध के पदार्थ अथवा मांसाहार नहीं लूंगा। उन्हें न लेने से देहपात होता हो तो वैसा होने देने में मुझे अधर्म मालूम होता है। गोखले ने पूछा, क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? मैंने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि मैं दूसरा जवाब नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि इससे आपको दुख होगा, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। गोखले ने कुछ दुख से परंतु अत्यंत प्रेम से कहा, आपका निश्चय मुझे पसंद नहीं है, इसमें मैं धर्म नहीं देखता, पर अब मैं आग्रह नहीं करूंगा। ये कहकर वे डॉक्टर जीवराज मेहता की ओर मुड़कर उनसे बोले, अब गांधी को तंग मत कीजिए, उनकी बताई हुई मर्यादा में उन्हें जो दिया जा सके दीजिए। डॉक्टर ने अप्रसन्नता प्रकट की, लेकिन वो लाचार हो गए। उन्होंने मुझे मूंग का पानी लेने की सलाह दी और उसमें हींग का बघार देने को कहा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। 1-2 दिन मैंने वो खुराक ली, उससे मेरी तकलीफ बढ़ गई। मुझे वो मुआफिक नहीं आई, अतएव मैं फिर फलाहार पर आ गया। डॉक्टर ने बाहरी उपचार तो किए ही, उनसे थोड़ा बहुत आराम मिलता था, पर मेरी मर्यादाओं से वो बहुत परेशान थे। इस बीच लंदन का अक्टूबर-नवंबर का कोहरा सहन न कर सकने के कारण गोखले हिंदुस्तान जाने को रवाना हो गए। पसली का दर्द मिट नहीं रहा था। इससे मैं घबराया। मैं इतना जानता था कि औषधोपचार से नहीं, बल्कि आहार के परिवर्तन से और थोड़े बाहरी उपचार से दर्द जाना ही चाहिए। सन 1990 में मैं डॉक्टर एलिसन से मिला था। वे अन्नाहारी थे और आहार के परिवर्तन द्वारा बीमारियों का इलाज करते थे। मैंने उन्हें बुलाया, वो आए। उन्हें शरीर दिखाया और दूध के बारे में अपनी आपत्ति की बात उनसे कही। उन्होंने मुझे तुरंत आश्वस्त किया और कहा, दूध की कोई आवश्यकता नहीं, और मुझे तो तुम्हें कुछ दिनों बिना किसी चिकनाई के ही रखना है। ये कहकर पहले तो मुझे सिर्फ रूखी रोटी और कच्चे साग तथा फल खाने की सलाह दी। कच्ची तरकारियों में मूली, प्याज और किसी दूसरे तरह के कंद और हरी तरकारियों को कद्दूकस करके चटनी की शक्ल में पीसकर खाना था। मैंने इस तरह 3 दिन तक काम चलाया, पर कच्चे साग मुझे बहुत अनुकूल नहीं आए। मेरा शरीर इस योग्य नहीं था। ये सब करने से तबीयत कुछ सुधरी, बिल्कुल अच्छी तो नहीं हुई। कभी कभी लेडी सिसिलिया रॉबर्ट्स मुझे देखने आती थीं। उनसे अच्छी जान पहचान थी। उनकी मुझे दूध पिलाने की प्रबल इच्छा थी। दूध मैं लेता न था, इसलिए उन्होंने दूध गुण वाले पदार्थों की खोज शुरू की। उनके किसी मित्र ने उन्हें मॉल्टेड मिल्क बताया और अनजाने में कह दिया कि इसमें दूध का स्पर्श तक नहीं होता। ये तो रासायनिक प्रयोग से तैयार किया हुआ दूध के गुण वाला चूर्ण है। मैं जान चुका था कि लेडी रॉबर्ट्स को मेरी धर्म भावना के प्रति बड़ा आदर था, अतएव मैंने उस चूर्ण को पानी में मिलाकर पिया। मुझे उसमें दूध के समान ही स्वाद आया। मैंने पानी पीकर घर पूछने जैसा काम किया। बोतल पर लगे पर्चे को पढ़ने से पता चला कि ये तो दूध का ही पदार्थ है, अतएव एक ही बार पीने के बाद उसे छोड़ देना पड़ा। लेडी रॉबर्ट्स को मैंने खबर भेजी और लिखा कि वे तनिक भी चिंता न करें। वे तुरंत मेरे घर आईं और उन्होंने खेद प्रकट किया। उनके मित्र ने बोतल पर चिपका कागज नहीं पढ़ा था। मैंने इस भली बहन को आश्वासन दिया और इस बात के लिए उनसे माफी मांगी कि उनके द्वारा कष्टपूर्वक प्राप्त की हुई वस्तु का उपयोग मैं न कर सका। मैंने उन्हें यह भी जता दिया कि जो चूर्ण अनजान में ले लिया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं और न ही उसके लिए किसी प्रायश्चित की आवश्यकता है। डॉक्टर एलिसन जब दूसरी बार मुझे देखने आए तो उन्होंने अधिक स्वतंत्रता दी और चिकनाई के लिए सूखे मेवे अर्थात मूंगफली आदि की गिरी का मक्खन और जैतून का तेल लेने को कहा।
कच्चे साग अच्छे न लगें तो उन्हें पकाकर भात के साथ खाने को कहा। ये सुधार मुझे अधिक अनुकूल पड़ा। पीड़ा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। सावधानी की आवश्यकता तो थी ही। मैं खटिया न छोड़ सका। डॉक्टर मेहता समय समय पर आकर मुझे देख तो जाते ही थे। मेरा इलाज करें तो अभी अच्छा कर दूं, ये वाक्य हमेशा उनकी जुबान पर रहता था। इस तरह दिन बीत रहे थे कि इतने में एक दिन मिस्टर रॉबर्ट्स आ पहुंचे और उन्होंने मुझसे देश जाने का आग्रह किया। मैंने ये सलाह मान ली और देश जाने की तैयारी की। रवानगी। मिस्टर कैलनबेक हिंदुस्तान जाने के निश्चय से हमारे साथ निकले थे। विलायत में हम साथ ही रहते थे, पर लड़ाई के कारण जर्मनों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। इससे कैलनबेक के साथ आ सकने के विषय में हम सबको संदेह था। उनके लिए पासपोर्ट प्राप्त करने का मैंने बहुत प्रयत्न किया। मिस्टर रॉबर्ट्स स्वयं उनके लिए पासपोर्ट प्राप्त करा देने को तैयार थे। उन्होंने सारी हकीकत का तार वायसराय के नाम भेजा, पर लॉर्ड हार्डिंग का सीधा और दो टूक उत्तर मिला। हम सब इस उत्तर के औचित्य को समझ गए। कैलनबेक के वियोग का दुख तो मुझे हुआ, पर मैंने देखा कि मुझसे अधिक दुख उन्हें हुआ। वे हिंदुस्तान आ सके होते तो आज एक सुंदर किसान और बुनकर बनकर सादा जीवन बिताते होते। अब वे दक्षिण अफ्रीका में अपना पहले का जीवन बिता रहे हैं और गृह निर्माण कला का अपना धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं। डॉक्टर मेहता ने मेरे शरीर को मिड्स प्लास्टर की पट्टी से बांध दिया था और सलाह दी थी कि मैं उस पट्टी को बंधे रहने दूं। 2 दिन तक तो मैंने उसे सहन किया, लेकिन बाद में सहन न कर सका। अतएव थोड़ी सी मेहनत से वो पट्टी उतार डाली और नहाने धोने की आजादी हासिल की। खाने में मुख्यतः सूखे और गीले मेवे को ही स्थान दिया। मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन सुधरती गई और स्वेज की खाड़ी में पहुंचते पहुंचते तो बहुत अच्छी हो गई। शरीर दुर्बल था, फिर भी मेरा डर चला गया था और मैं धीरे धीरे रोज थोड़ी कसरत बढ़ाता गया। मैंने माना कि ये शुभ परिवर्तन केवल शुद्ध समशीतोष्ण हवा के कारण ही हुआ था। पुराने अनुभवों के कारण हो या अन्य किसी कारण से, पर यह बात थी कि अंग्रेज यात्रियों और हम लोगों के बीच मैंने जो अंतर यहां देखा वो दक्षिण अफ्रीका से आते हुए भी नहीं देखा था। अंतर तो वहां भी था, किंतु यहां उससे कुछ भिन्न प्रकार का मालूम हुआ। किसी किसी अंग्रेज के साथ मेरी बात होती थी, किंतु वे साहब सलाम तक ही सीमित रहती। हृदय की भेंट किसी से नहीं हुई। मैं ऐसे वातावरण से जल्दी छूटने और स्वदेश पहुंचने के लिए आतुर था। अदन पहुंचने पर कुछ हद तक घर पहुंच जाने जैसा लगा। अदन वालों के साथ हमारा खासा संबंध दक्षिण अफ्रीका में ही हो गया था, क्योंकि भाई केकोबाद कावसजी दिनशा डरबन आ चुके थे और उनसे तथा उनकी पत्नी से मेरा अच्छा परिचय हो चुका था। कुछ ही दिनों में हम बंबई पहुंचे। जिस देश में मैं सन 1905 में वापस आने की आशा रखता था, उसमें 10 बरस बाद तो वापस आ सका, ये सोचकर मुझे आनंद हुआ। बंबई में गोखले ने स्वागत सम्मेलन आदि की व्यवस्था कर रखी थी। उनका स्वास्थ्य नाजुक था, फिर भी वे बंबई आ पहुंचे थे। मैं उमंग के साथ बंबई पहुंचा था कि उनसे मिलकर और अपने जीवन में समाकर मैं अपना भार उतार डालूंगा, किंतु विधाता ने कुछ दूसरी ही रचना कर रखी थी। 5वां भाग। पहला अनुभव। मेरे स्वदेश आने से पहले जो लोग फीनिक्स में वापस लौटने वाले थे, वे यहां पहुंचे थे और अनुमान यह था कि मैं उनसे पहले पहुंचूंगा। लेकिन लड़ाई के कारण मुझे लंदन में रुकना पड़ा। अतएव मेरे सामने प्रश्न यह था कि फीनिक्स वासियों को कहां रखा जाए। मेरी अभिलाषा ये थी कि सब एक साथ रह सकें और फीनिक्स आश्रम का जीवन बिता सकें तो अच्छा हो। मैं किसी आश्रम संचालक से परिचित नहीं था जिससे साथियों को उनके यहां जाने के लिए लिख सकूं। अतएव मैंने उन्हें लिखा कि वो एंड्रयूज से मिलें और जैसा वो सलाह दें वैसा करें। पहले उन्हें कांगड़ी गुरुकुल में रखा गया, जहां स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनको अपने ही बच्चों की तरह रखा। इसके बाद उन्हें शांति निकेतन में रखा गया। वहां कविवर ने और उनके समाज ने उन्हें वैसे ही प्रेम से नहलाया। इन 2 स्थानों में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ वो उनके और मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। कविवर, श्रद्धानंद जी और श्री सुशील रुद्र को मैं एंड्रयूज की त्रिमूर्ति मानता था। दक्षिण अफ्रीका में वे तीनों की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में हमारे स्नेह सम्मेलन के अनेकानेक संस्मरणों में ये तो मेरी आंखों के सामने तैरा ही करता था कि इन 3 महापुरुषों के नाम उनके हृदय में और होठों पर सदा बने रहते थे। एंड्रयूज ने मेरे फीनिक्स कुटुंब को सुशील रुद्र के पास ही रख दिया था। रुद्र का अपना कोई आश्रम नहीं था, केवल घर ही था, पर उस घर का कब्जा उन्होंने मेरे कुटुंब को सौंप दिया। उनके लड़के लड़की एक ही दिन में इन सबके साथ ऐसे घुल मिल गए कि ये लोग फीनिक्स की याद को बिल्कुल भूल गए। मैं बंबई के बंदरगाह पर उतरा, तभी मुझे पता चला कि उस समय ये परिवार शांति निकेतन में था।
इसलिए गोखले से मिलने के बाद मैं वहां जाने को अधीर हो गया। बंबई में सम्मान स्वीकार करते समय ही मुझे एक छोटा सा सत्याग्रह करना पड़ा। मेरे सम्मान में मिस्टर पिटीट के यहाँ एक सभा रखी गई थी। उसमें तो मैं गुजराती में जवाब देने की हिम्मत न कर सका। उस महल में और आंखों को चौंधिया देने वाले उस ठाट बाट के बीच गिरमिटियों की सोहबत में रहा हुआ मैं अपने आप को देहाती जैसा लगा। आज की मेरी पोशाक की तुलना में उस समय पहना हुआ अंगरखा, साफा आदि अपेक्षाकृत सभ्य पोशाक कही जा सकती है। फिर भी मैं उस अलंकृत समाज में अलग ही छिटका पड़ता था। लेकिन वहां तो जैसे तैसे मैंने अपना काम निभाहा और सर फिरोज शाह मेहता की गोद में आसरा लिया। गुजरातियों की सभा तो थी ही। स्वर्गीय उत्तम लाल त्रिवेदी ने इस सभा का आयोजन किया था। मैंने इस सभा के बारे में पहले से कुछ बातें जान ली थीं। मिस्टर जिन्ना भी गुजराती के नाते इस सभा में हाजिर थे। वे सभापति थे या मुख्य वक्ता ये मैं भूल गया हूं, पर उन्होंने अपना छोटा और मीठा भाषण अंग्रेजी में किया। मुझे धुंधला सा स्मरण है कि दूसरे भाषण भी अधिकतर अंग्रेजी में ही हुए। जब मेरे बोलने का समय आया तो मैंने उत्तर गुजराती में दिया और गुजराती तथा हिंदुस्तानी के प्रति अपना पक्षपात कुछ ही शब्दों में व्यक्त करके मैंने गुजरातियों की सभा में अंग्रेजी के उपयोग के विरुद्ध अपना नम्र विरोध प्रदर्शित किया। मेरे मन में अपने इस कार्य के लिए संकोच तो था ही। मेरे मन में ये शंका बनी रही कि लंबी अवधि की अनुपस्थिति के बाद विदेश से वापस आया हुआ अनुभवहीन मनुष्य प्रचलित प्रवाह के विरुद्ध चले, इसमें अविवेक तो नहीं माना जाएगा। पर मैंने गुजराती में उत्तर देने की जो हिम्मत की, उसका किसी ने उल्टा अर्थ नहीं लगाया और सबने मेरा विरोध सहन किया। ये देखकर मुझे खुशी हुई और इस सभा के अनुभव से मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि अपने नए जान पड़ने वाले दूसरे विचारों को जनता के सम्मुख रखने में मुझे कठिनाई नहीं पड़ेगी। यूं बंबई में 2-1 दिन रहकर और आरंभिक अनुभव लेकर मैं गोखले की आज्ञा से पूना गया। गोखले के साथ पूना में मेरे बंबई पहुंचते ही गोखले ने मुझे खबर दी थी कि गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं, अतएव पूना आने के पहले उनसे मिल आना उचित होगा। इसलिए मैं उनसे मिलने गया। साधारण बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक वचन मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार के बारे में आप कोई भी कदम उठाएं, उससे पहले मुझसे मिलकर बात कर लिया करें। मैंने जवाब दिया कि ये वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि सत्याग्रही के नाते मेरा ये नियम है कि मैं किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना हो तो पहले उसका दृष्टिकोण उसी से समझ लूं और जिस हद तक उसके अनुकूल होना संभव हो उस हद तक उसके अनुकूल हो जाऊं। दक्षिण अफ्रीका में मैंने सदा इस नियम का पालन किया है और यहां भी वैसा ही करने वाला हूं। लॉर्ड विलिंगटन ने मेरा आभार माना और कहा, आप जब मिलना चाहेंगे मुझसे तुरंत मिल सकेंगे और आप देखेंगे कि सरकार जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहती। मैंने जवाब दिया कि ये विश्वास ही तो मेरा सहारा है। मैं पूना पहुंचा। गोखले की तीव्र इच्छा थी कि मैं भी सोसाइटी में सम्मिलित हो जाऊं। मेरी इच्छा तो थी ही, किंतु सोसाइटी के सदस्यों को ऐसा लगा कि सोसाइटी के आदर्श और काम करने की रीति मुझसे भिन्न है, इसलिए मुझे सदस्य बनना चाहिए या नहीं, इसके बारे में उनके मन में शंका थी। गोखले को विश्वास था कि मुझ में अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने का जितना आग्रह है, उतना ही दूसरों के आदर्शों को निभाह लेने का और उनके साथ घुल मिल जाने का भी मेरा स्वभाव है। मैंने अपने विचार गोखले को बता दिए थे। मैं सोसाइटी का सदस्य चाहे बनूं न बनूं, तो भी मुझे एक आश्रम खोलकर उसमें फीनिक्स के साथियों को रखना और खुद वहां बैठ जाना है। इस विश्वास के कारण कि गुजराती होने से मेरे पास गुजरात की सेवा के जरिए देश की सेवा करने की पूंजी अधिक होनी चाहिए। मैं गुजरात में ही कहीं स्थिर होना चाहता हूं। गोखले को ये विचार पसंद थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अवश्य ऐसा करें। सदस्यों के साथ की बातचीत का जो भी परिणाम आए, पर यह निश्चित है कि आपको आश्रम के लिए पैसा मुझी से लेना है। उसे मैं अपना ही आश्रम समझूंगा। मेरा हृदय फूल उठा। मैं ये सोचकर खुश हुआ कि मुझे पैसा उगाने के धंधे से मुक्ति मिल गई और ये कि अब मुझे अपनी जवाबदारी पर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि हर परेशानी के समय रास्ता दिखाने वाला कोई होगा। इस विश्वास के कारण मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सिर पर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। गोखले ने स्वर्गीय डॉक्टर देव को बुलाकर कह दिया, गांधी का खाता अपने यहाँ खोल लीजिए और इन्हें आश्रम के लिए तथा अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए जितनी रकम की जरूरत हो देते रहिएगा। अब मैं पूना छोड़कर शांति निकेतन जाने की तैयारी कर रहा था। अंतिम रात गोखले ने मुझे रुचने वाली एक दावत दी और उसमें खास खास मित्रों को न्योता दिया। उसमें उन्होंने जो चीजें मैं खाता था उन्हीं का, अर्थात सूखे और ताजे फलों के आहार का ही प्रबंध किया था। दावत की जगह उनके कमरे से कुछ ही कदम दूर थी
पर उसमें भी सम्मिलित होने की उनकी हालत नहीं थी। लेकिन उनका प्रेम उन्हें दूर कैसे रहने देता। उन्होंने आने का आग्रह किया, वे आए भी, पर उन्हें मूर्छा आ गई और वापस जाना पड़ा। उनकी ऐसी हालत जब तब हो जाया करती थी, अतएव उन्होंने संदेशा भेजा कि दावत जारी ही रखनी है। पर गोखले की ये मूर्छा मेरे जीवन के लिए साधारण अनुभव बनकर रहने वाली नहीं थी। क्या वो धमकी थी? अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी और दूसरे कुटुंबियों से मिलने के लिए मुझे मुंबई से राजकोट और फिर पोरबंदर जाना था। इसलिए मैं उधर गया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई के सिलसिले में मैंने अपनी पोशाक जिस हद तक गिरमिटिया मजदूरों से मिलती जुलती की जा सकती थी, कर ली थी। विलायत में भी घर में मैं यही पोशाक पहनता था। हिंदुस्तान आकर मुझे काठियावाड़ी पोशाक पहननी थी। दक्षिण अफ्रीका में मैंने उसे अपने साथ रखा था, अतएव बंबई में मैं उसी पोशाक में उतर सका था। इस पोशाक में कुर्ता, अंगरखा, धोती और सफेद साफे का समावेश होता था। ये सब देशी मिल के ही कपड़े के बने हुए थे। बंबई से काठियावाड़ मुझे तीसरे दर्जे में जाना था। उसमें साफा और अंगरखा मुझे झंझट मालूम हुए, अतएव मैंने कुर्ता और धोती और 8-10 आने की काश्मीरी टोपी का उपयोग किया। ऐसी पोशाक पहनने वालों की गिनती गरीब आदमी में होती थी। उस समय वीरमगाम अथवा बडवाण में प्लेग के कारण तीसरे दर्जे के यात्रियों की जांच होती थी। मुझे थोड़ा बुखार था। जांच करने वाले अधिकारी ने हाथ देखा तो वो उसे गर्म लगा, इसलिए उन्होंने मुझे राजकोट में डॉक्टर से मिलने का हुक्म दिया और मेरा नाम लिख लिया। बंबई से किसी ने तार या पत्र भेजा होगा, इसलिए बडवाण स्टेशन पर वहां के प्रसिद्ध प्रजा सेवक दर्जी मोतीलाल मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे वीरमगाम की चुंगी संबंधी जांच पड़ताल की और उसके कारण होने वाली परेशानियों की चर्चा भी। मैंने उन्हें थोड़े में ही जवाब दिया, आप जेल जाने को तैयार हैं? मैंने माना था कि बिना विचारे उत्साह में जवाब देने वाले बहुतेरे युवकों की भांति ही मोतीलाल भी होंगे, पर उन्होंने बहुत दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हम जरूर जेल जाएंगे, पर आपको हमें रास्ता दिखाना होगा। काठियावाड़ी के नाते आप पर हमारा पहला अधिकार है। इस समय तो हम आपको रोक नहीं सकते, पर लौटते समय आपको बडवाण उतरना होगा। यहाँ के युवकों का काम और उत्साह देखकर आप खुश होंगे। आप सेना में जब चाहेंगे तब हम उन्हें भर्ती कर सकेंगे। मोतीलाल पर मेरी आंखें टिक गईं। उनके दूसरे साथियों ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, ये भाई दर्जी हैं, अपने धंधे में कुशल हैं, इसलिए रोज 1 घंटा काम करके हर महीने लगभग 15 रुपए अपने खर्च के लिए कमा लेते हैं और बाकी का सारा समय सार्वजनिक सेवा में बिताते हैं। ये हम सब पढ़े लिखों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें लज्जित करते हैं। बाद में मैं भाई मोतीलाल के संपर्क में काफी आया और मैंने अनुभव किया कि उनकी उपर्युक्त स्तुति में लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं थी। जब सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ तो वे हर महीने वहां कुछ दिन अपनी हाजिरी दर्ज करा ही जाते थे। बालकों को सीना सिखाते और आश्रम का सिलाई का काम भी कर जाते। वीरमगाम की बात तो वे मुझे रोज सुनाते रहते थे। वहां यात्रियों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था वो उनके लिए असह्य थीं। इन मोतीलाल को भर जवानी में बीमारी उठा ले गई और बडवाण उनके बिना सूना हो गया। राजकोट पहुंचने पर दूसरे दिन सवेरे में उपर्युक्त आज्ञा के अनुसार अस्पताल में हाजिर हुआ। वहां तो मैं अपरिचित नहीं था। डॉक्टर शर्माए और उक्त जांच करने वाले अधिकारी पर गुस्सा होने लगे। मुझे गुस्से का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। अधिकारी ने अपने धर्म का पालन किया था। वो मुझे पहचानता नहीं था और पहचानता होता तो भी उसने जो हुक्म दिया वो देना उसका धर्म था। पर चूंकि मैं सुपरिचित था, इसलिए राजकोट में मैं जांच कराने जाऊं उसके बदले लोग घर आकर मेरी जांच करने लगे। ऐसे मामलों में तीसरे दर्जे के यात्रियों की जांच करना आवश्यक है। बड़े माने जाने वाले लोग भी तीसरे दर्जे में यात्रा करें तो उन्हें गरीबों पर लागू होने वाले नियमों का स्वेच्छा से पालन करना चाहिए और अधिकारियों को पक्षपात नहीं करनी चाहिए। पर मेरा ये अनुभव है कि अधिकारी तीसरे दर्जे के यात्रियों को आदमी समझने के बदले जानवर जैसा समझते हैं। तू के सिवा उनके लिए कोई दूसरा संबोधन होता ही नहीं। तीसरे दर्जे का यात्री न तो सबके सामने जवाब दे सकता है, न बहस कर सकता है। उसे इस तरह व्यवहार करना पड़ता है मानो वो अधिकारी का नौकर हो। अधिकारी उसे मारते पीटते हैं, उसे लूटते हैं, उसकी ट्रेन छुड़वा देते हैं, उसे टिकट देने में हैरान करते हैं। ये सब मैंने स्वयं अनुभव किया। इस वस्तु स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब कुछ पढ़े लिखे और धनिक लोग गरीबों जैसे बने, तीसरे दर्जे में यात्रा करके गरीब यात्रियों को न मिलने वाली एक भी सुविधा का उपयोग न करें और अड़चनों, अशिष्टताओं, अन्यायों तथा विभत्सता को चुपचाप न सहन कर उनका सामना करें और उन्हें दूर कराएं। काठियावाड़ में मैं जहां जहां भी घूमा
वहां मैंने वीरमगाम की चुंगी संबंधी जांच की शिकायतें सुनी। अतएव मैंने लॉर्ड विलिंगटन को दिए हुए निमंत्रण का तुरंत उपयोग किया। इस संबंध में जो भी कागज पत्र मिले उन सबको मैं पढ़ गया। मैंने देखा कि शिकायतों में बहुत सच्चाई है। इस विषय में मैंने बंबई सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। सेक्रेटरी से मिला, लॉर्ड विलिंगटन से भी मिला। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की, किंतु दिल्ली की ढील की शिकायत की। सेक्रेटरी ने कहा, हमारे ही हाथ की बात होती तो ये चुंगी कभी की उठा दी गई होती। आप केंद्रीय सरकार के पास जाएं। मैंने केंद्रीय सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया, पर पत्रों की पहुंच के अतिरिक्त और कोई उत्तर न मिल सका। जब मुझे लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने का मौका मिला, तब अर्थात लगभग 2 बरस के पत्र व्यवहार के बाद मामले की सुनवाई हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से बात करने पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। उन्हें वीरमगाम की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगाम से कागज पत्र मंगवाए और मुझे वचन दिया कि यदि आपके कथन के विरुद्ध अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं हुई तो चुंगी रद्द कर दी जाएगी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही चुंगी उठ जाने की खबर मैंने अखबारों में पढ़ी। मैंने इस जीत को सत्याग्रह की नींव माना, क्योंकि वीरमगाम के संबंध में बातें करते हुए बंबई सरकार के सेक्रेटरी ने मुझसे कहा था कि मैंने इस विषय में बक्सरा में जो भाषण किया था उसकी नकल उनके पास है। उसमें सत्याग्रह का जो उल्लेख किया गया था उस पर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट की थी। उन्होंने पूछा था कि क्या आप इसे धमकी नहीं मानते, और इस तरह कोई शक्तिशाली सरकार धमकियों की परवाह करती है? मैंने जवाब दिया, ये धमकी नहीं है, ये लोक शिक्षा है। लोगों को अपने दुख दूर करने के सब वास्तविक उपाय बताना मुझ जैसों का धर्म है। जो जनता स्वतंत्रता चाहती है उसके पास अपनी रक्षा का अंतिम उपाय होना चाहिए। साधारणतः ऐसे उपाय हिंसात्मक होते हैं, पर सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक शस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी मर्यादा बताना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मुझे इस विषय में संदेह नहीं है कि अंग्रेज सरकार शक्तिशाली है, पर इस विषय में भी मुझे कोई संदेह नहीं कि सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है। चतुर सेक्रेटरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम देखेंगे। शांति निकेतन। राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहां शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहां मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे ये मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे, जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे। उनकी अनेक भावनाओं में से ये भी एक थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचार से वहां सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका नाम मिला, फड़के मामा बने, हरिहर शर्मा अन्ना कहलाए। दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए। काका के साथी के रूप में आनंदानंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन अप्पा आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब के उपर्युक्त 5 सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर यह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में इस समय वे शांति निकेतन में रह रहे थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहां रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फीनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते और कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रयूज यहाँ थे ही, पियर्सन भी थे, जगन्दानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों से घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहां के शिक्षकों के सामने ये बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा हो। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक पदार्थ का पाठ सीखेंगे। 1-2 शिक्षकों ने सिर हिलाकर असहमति प्रकट की। कुछ लोगों को ये प्रयोग बहुत अच्छा लगा।
नई चीज, फिर वो कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी ही लगती है। इस न्याय से ये चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कवि श्री के सामने ये चीज रखी गई तो उन्होंने अपनी सम्मति दी कि शिक्षक अनुकूल हों तो स्वयं उन्हें ये प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू इत्यादि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। अतएव रोजाना चर्चाएं चलती थीं। कुछ लोग थक जाते थे, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे? वे हंसते चेहरे के साथ रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह के साथ अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों के छत्ते की भांति गूंजने लगा। इस प्रकार के फेर फार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो वो रुक नहीं पाते। फीनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया था। यही नहीं, बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था। अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया गया था। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सका। पर आखिर कुछ कारणों से ये प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास ये है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहां 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना प्रकट करने आए। मंदिर में विशेष सभा रखी गई। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगनलाल गांधी को मैंने साथ लिया, बाकी सभी शांति निकेतन में रहे। बर्दवान तक एंड्रयूज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा? अगर ऐसा लगता हो तो कब आएगा? क्या इसकी आपको कोई कल्पना है? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत होगी तभी मैं कहूंगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। यहाँ ये कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। तीसरे दर्जे की विडंबना। बर्दवान पहुंचकर हमें तीसरे दर्जे का टिकट लेना था। उसे लेने में परेशानी हुई। जवाब मिला, तीसरे दर्जे के यात्री को टिकट पहले से नहीं दिया जाता। पर टिकट आसानी से मिलने वाला नहीं था। बलवान यात्री एक के बाद एक घुसते जाते और मुझ जैसों को पीछे हटाते जाते। आखिरकार टिकट मिला। गाड़ी आई, उसमें भी जो बलवान थे वे घुस गए। बैठे हुए और चढ़ने वालों के बीच गाली गलौच और धक्का मुक्की शुरू हुई। इसमें हिस्सा लेना मेरे लिए संभव नहीं था। हम तीनों इधर उधर चक्कर काटते रहे। सब ओर से एक ही जवाब मिलता, यहाँ जगह नहीं है। मैं गार्ड के पास गया। उसने कहा, जगह मिले तो बैठो, नहीं तो दूसरी ट्रेन में जाओ। मैंने नम्रतापूर्वक कहा, लेकिन मुझे जरूरी काम है। ये सुनने के लिए गार्ड के पास समय नहीं था। मैं हारा। मैंने मगनलाल से कहा, जहां जगह मिले बैठ जाओ। पत्नी को लेकर मैं तीसरे दर्जे के टिकट से ड्योढ़े दर्जे में घुसा। गार्ड ने मुझे उसमें जाते देख लिया था। आसनसोल स्टेशन पर गार्ड ज्यादा किराए के पैसे लेने आया। मुझे किसी तरह पूना पहुंचना ही था। गार्ड से लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने उसे पैसे चुका दिए। उसने ठेठ पूना तक का ड्योढ़ा भाड़ा लिया। ये अन्याय मुझे अखर गया। सवेरे मुगलसराय स्टेशन आया।
मगनलाल ने तीसरे दर्जे में जगह पा ली थी। मुगल सराय में मैं तीसरे दर्जे में गया। टिकट कलेक्टर को मैंने वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उससे इस बात का प्रमाण पत्र मांगा कि मैं तीसरे दर्जे में चला आया हूं। उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने अधिक किराया वापस प्राप्त करने के लिए रेलवे के उच्च अधिकारी को पत्र लिखा। उनकी ओर से इस आशय का उत्तर मिला, प्रमाण पत्र के बिना अतिरिक्त किराया लौटाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, पर आपके मामले में हम लौटाए दे रहे हैं। बर्दवान से मुगल सराय तक का ड्योढ़ा किराया वापस नहीं किया जा सकता। तीसरे दर्जे की यात्रा में अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न होने वाली विडंबना तो रहती ही है, पर तीसरे दर्जे में बैठने वाले कई यात्रियों का उज्जड़पन, उनकी गंदगी, उनकी स्वार्थ बुद्धि और उनका अज्ञान भी कुछ कम नहीं होता। थके मांदे हम कल्याण जंक्शन पहुंचे। नहाने की तैयारी की। मगनलाल ने और मैंने स्टेशन के नल से पानी लेकर स्नान किया। पत्नी के लिए कुछ तजवीज कर रहा था कि इतने में भारत सेवक समाज के एक भाई ने हमें पहचान लिया। वे भी पूना जा रहे थे। उन्होंने पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नान घर में स्नान कराने के लिए ले जाने की बात कही। इस सौजन्य को स्वीकार करने में मुझे संकोच हुआ। पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नान घर का उपयोग करने का अधिकार नहीं था, इसे मैं जानता था, पर मैंने उसे स्नान घर में नहाने देने के अनौचित्य के प्रति आंखें मूंद लीं। सत्य के पुजारी को यह शोभा नहीं देता। पत्नी को वहां जाने का कोई आग्रह नहीं था, पर पति के मोह रूपी स्वर्ण पात्र ने सत्य को ढांक लिया। मेरा प्रयत्न। पूना पहुंचने पर गोखले की उत्तर क्रिया आदि संपन्न करके हम इस प्रश्न की चर्चा में लग गए कि अब सोसाइटी किस तरह चलाई जाए और मुझे उसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। मुझ पर भारी बोझ आ पड़ा। गोखले के जीते जी मेरे लिए सोसाइटी में दाखिल होने का प्रयत्न करना आवश्यक नहीं था। यह स्थिति मुझे पसंद थी। भारतवर्ष के तूफानी समुद्र में कूदते समय मुझे एक कर्णधार की आवश्यकता थी और गोखले के समान कर्णधार की छाया में मैं सुरक्षित था। अब मैंने अनुभव किया कि मुझे सोसाइटी में भर्ती होने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मुझे ये लगा कि गोखले की आत्मा यही चाहेगी। मैंने बिना संकोच के और दृढ़तापूर्वक ये प्रयत्न शुरू किया। इस समय सोसाइटी के लगभग सभी सदस्य पूना में उपस्थित थे। मैंने उन्हें मनाना और मेरे विषय में उन्हें जो डर था उसे दूर करना शुरू किया, किंतु मैंने देखा कि सदस्यों में मतभेद था। एक राय मुझे दाखिल करने के पक्ष में थी और दूसरी दृढ़तापूर्वक मेरे प्रवेश का विरोध करती थी। मैं अपने प्रति दोनों पक्षों के प्रेम को देख सकता था, पर मेरे प्रति प्रेम की अपेक्षा सोसाइटी के प्रति उनकी वफादारी कदाचित अधिक थी, प्रेम से कम तो थी ही नहीं। इस कारण हमारी चर्चा मीठी थी और केवल सिद्धांत का अनुसरण करने वाली थी। विरुद्ध पक्ष वालों को यही लगा कि अनेक विषयों में मेरे और उनके विचारों के बीच उत्तर दक्षिण का अंतर था। इससे भी अधिक उन्हें ये लगा कि जिन ध्येयों को ध्यान में रखकर गोखले ने सोसाइटी की रचना की थी, मेरे सोसाइटी में रहने से उन ध्येयों के ही खतरे में पड़ जाने की पूरी संभावना थी। स्वभावतः ये उन्हें असह्य प्रतीत हुआ। लंबी चर्चा के बाद हम एक दूसरे से अलग हुए। सदस्यों ने अंतिम निर्णय की बात दूसरी सभा तक उठा रखी। घर लौटते हुए मैं विचारों के भंवर में पड़ गया। बहुमत से दाखिल होने का प्रसंग आने पर क्या वैसा करना मेरे लिए इष्ट होगा? क्या वो गोखले के प्रति मेरी वफादारी मानी जाएगी? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हो तो क्या उस दशा में मैं सोसाइटी की स्थिति को नाजुक बनाने का निमित्त न बनूंगा? मैंने स्पष्ट देखा कि जब तक सोसाइटी के सदस्यों में मुझे दाखिल करने के बारे में मतभेद रहे, तब तक स्वयं मुझी को दाखिल होने का आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार विरोधी पक्ष को नाजुक स्थिति में पड़ने से बचा लेना चाहिए। उसी में सोसाइटी और गोखले के प्रति मेरी वफादारी थी। ज्यों ही मेरी अंतरात्मा में इस निर्णय का उदय हुआ, त्यों ही मैंने श्री शास्त्री को पत्र लिखा कि वे प्रवेश के विषय में सभा न बुलाएं। विरोध करने वालों को मेरा ये निश्चय पसंद आया। वे धर्म संकट से बच गए। उनके और मेरे बीच में स्नेह गांठ अधिक दृढ़ हो गई और सोसाइटी में प्रवेश पाने की अपनी अर्जी को वापस लेकर मैं सोसाइटी का सच्चा सदस्य बना। अपने अनुभव से मैं देखता हूं कि मेरी प्रथा के अनुसार सोसाइटी का सदस्य न बनना ही उचित था और जिन सदस्यों ने मेरे प्रवेश का विरोध किया था, उनका विरोध वास्तविक था। अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके और मेरे सिद्धांतों के बीच भेद था, किंतु मतभेद को जान चुकने पर भी हमारे बीच आत्मा का अंतर कभी नहीं पड़ा, खटास कभी नहीं पैदा हुई। मतभेद के रहते भी हम परस्पर बंधु और मित्र रहे हैं। सोसाइटी का स्थान मेरे लिए यात्रा का धाम रहा है। लौकिक दृष्टि से मैं भले ही उसका सदस्य नहीं बना, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैं उसका सदस्य रहा ही हूं।
लौकिक संबंध की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध अधिक मूल्यवान है। आध्यात्मिक संबंध से रहित लौकिक संबंध प्राणहीन देह के समान है।